खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देखना मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच यह सत्र कई तरह से ऐतिहासिक रहा। पहली बार सांसदों ने रात भर संसद परिसर के अंदर धरना दिया। सत्र से पहले सांसदों की कोरोना जांच हुई। सदन ने शनिवार और रविवार को भी काम किया। इस सत्र में जबरदस्त हंगामा भी हुआ, विरोध प्रदर्शन भी हुआ और सांसदों का निलंबन भी हुआ। यही नहीं, पहली राज्यसभा के किसी उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया गया, लेकिन वो 14 दिन की पूर्व सूचना नहीं होने की वजह से नामंजूर कर दिया गया, जिस वजह से इस बार का सत्र ऐतिहासिक तो रहा है। लेकिन एक खास बात और इस 10 दिनों के सत्र में हमें देखने को मिली। लोकसभा में 25 विधेयक पारित और 16 नए विधेयक पेश किए गए। वहीं राज्यसभा में भी 25 विधेयक पारित हुए और 6 नए विधेयक पेश हुए। लेकिन इन सब में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही और ना ही कोई बहस हो पाई। इन्हीं सब चीजों पर आज हम अगले 1 घंटे चर्चा करेंगे। तो संसद का मॉनसून सत्र 10 दिन में ही खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें कटौती कर दी गई। लेकिन कटौती के बावजूद संसद में बहुत सारे बिल पास हुए। यह अलग बात है कि इस प्रक्रिया में विपक्षी दलों की भूमिका ना के बराबर रही। सबसे पहले आपको यह खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अगले 1 घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह खास रिपोर्ट। 22 सितंबर का दिन राज्यसभा के इतिहास में सबसे फायदेमंद दिन के रूप में दर्ज हो गया। उच्च सदन में बीते मंगलवार को 3.5 घंटे में 7 विधेयक पास हो गए। इनमें अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने वाला बिल भी शामिल है। हालांकि आज सदस्यों के निलंबन की वजह से ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया है और इसी बीच ये विधेयक पास हुए। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चुके हैं। ये बिल्कुल हमारी सबकी ये मांग इसलिए है क्योंकि ये जो तीनों बिल है वो जबरदस्ती संसदीय प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर थोपा गया है, पारित किया गया है राज्यसभा में। मैं बता रही हूँ, अगर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिमांड करती है कि भाई इसको वोट मैं चाहती हूँ करने के लिए, ये सरकार की साजिश है। क्यों? उनको पता था सेलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव है बहुमत उनके खिलाफ है, इसलिए सरकार ने ये सब किया। डिवीजन की मांग करने के बाद ये मैंडेटरी है कि वहाँ पर मत विभाजन किया जाता है, वो वोट कराई जाती है, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि सरकार को मालूम था कि विपक्ष के पास बहुमत है और ये बिल गिर जाएगा। तो ये सब पूरा नाटक और ड्रामा किया गया और उल्टा जब बात कही, अपना विरोध प्रकट किया, तो इस हद तक चले जाएंगे कि 9 सांसदों को, विपक्ष के विभिन्न दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और आज सभी विपक्षी दलों के लोगों ने बचे हुए सेशन का राज्यसभा में बायकॉट किया। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और लेफ्ट पार्टीज के सांसदों ने बहिष्कार की वजह से चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। विधेयकों पर चर्चा से सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी, जेडीयू के अलावा अन्ना द्रमुक, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के सदस्यों ने हिस्सा लिया और मोदी सरकार का समर्थन किया। ज्यादातर बिलों पर सदस्यों की भागीदारी काफी कम रही और मंत्री का जवाब भी बेहद मुख्तसर रहा। बिल के मसौदे से भी विरोध था और बिल पास कराने के तरीके से भी विरोध रहा, लेकिन चांद नहीं मांग रहे थे ना विपक्ष के लोग, डिवीजन मांग रहे थे। संसद एक बेजान इमारत है, वहां हमारे पूर्वजों ने इबारत लिखी हुई है। अगर आप उस पर कालिख पोत रहे हैं कि आप संसद को एक बेजान इमारत की तरह लेते हैं जहां आप मुख्य कानून जो चाहते हैं आप वो करवाने की कोशिश करते हैं। अतिरेक में आप कहते हैं कि 7 घंटे में 25 बिल या 22 बिल, मैं तो इसको मानता हूं कि ये अपने आप पर कालिख है, टिप्पणी है कि आप संसदीय लोकतंत्र को गर्त मिले।
बहरहाल सत्ता पक्ष संसद से बिल पास कराने की अपनी सफलता को लेकर खुद अपनी पीठ थपथपाता नजर आया। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस दौरान कुल 25 विधेयक पारित किए गए और 6 विधेयक पेश हुए। इस दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 100.47% रही है। विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का, अपनी राय जताने का, तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वॉकआउट किया और बाहर जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को मिल रहे हो। जिस तरह से विपक्ष पेश आया वो लज्जा का विषय है। वो शर्मसार कर दिया उन्होंने राज्यसभा को। उनको डिवीजन चाहिए था। उपसभापति जी ने लगातार कहा कि आप अपने सीट पर जाओ, डिवीजन मांगो, मैं दूंगा, लेकिन नहीं किया। एक ऐसा समय जब महामारी के चलते अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। वैसे इस वक्त के मॉनसून सत्र को किसानों और मजदूरों के लिए बनाए गए उस विधेयक के लिए याद किया जाएगा जिसका सबसे ज्यादा विरोध किसान और मजदूर ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। बिल पास करा लेना निस्संदेह सरकार की कामयाबी होती है, लेकिन अगर उस बिल को विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी या फिर बिना उन्हें विश्वास में लिए पास करा लिया जाता है तो निश्चित ये लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे जो आज के सवाल हैं वो बता देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यह है आज का कि क्या लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह किया गया। सवाल नंबर 2 यह है कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में कैसे पास हो गए बिल। सवाल नंबर 3 यह है कि क्या संख्या बल से कुचल दिया जाएगा विपक्ष को। चौथा सवाल यह है कि क्या ये वाकई सरकार की कामयाबी है। यही 4 सवाल हैं जिस पर आज 1 घंटे हम बहस करने वाले हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, परिचय आपका करवा देता हूं। वासेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ है। वासेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, अजय जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। संकेत गुप्ता जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वासेंद्र जी आप ही के पास आता हूं। बाकी पैनलिस्ट से मेरी गुजारिश है कि ध्यान से सुने सारी बातों को, क्योंकि ये बहस हम कोई तू मैं के लिए नहीं कर रहे हैं, निष्कर्ष निकले। क्या वाकई अगर ये स्थितियां हैं वासेंद्र जी कि विपक्ष से पूछा नहीं गया, विपक्ष को सरकार ने जो विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, विपक्ष की गैर मौजूदगी में ये बिल पास करा दिए गए, और यही सारे आरोप जो विपक्ष ने लगाए वही हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाए। 70 साल के इस लोकतंत्र में क्या आपने ऐसा कभी देखा? क्या ऐसा लगा कि इस बार सरकार को बहुत जल्दबाजी हो रही थी एक बिल पास कराने की, एक रिकॉर्ड बनाने की? देखिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि विपक्ष की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं अपने विरोध के कारणों में जी, उसमें पूर्व बीजेपी नेता और स्वर्गीय अरुण जेटली जी के भाषणों का उदाहरण दिया जा रहा है। अरुण जेटली जी जब विपक्ष में हुआ करते थे राज्यसभा के अंदर जी, तब वे अलग अलग मौकों पर संसदीय लोकतंत्र की बात करते थे, किस तरह से सरकार को व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में उनके काफ़ी डिटेल वक्तव्य हैं जो राज्यसभा के आर्काइव में है, राज्यसभा की प्रोसीडिंग में दर्ज है। और जब विपक्ष की तरफ से किसानों के लिए जो बिल लाया गया था उसके बारे में विरोध शुरू हुआ, तो विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आज़ाद ने अरुण जेटली के उन्हीं भाषणों का उल्लेख करना शुरू किया जिसमें अरुण जेटली जी ने कहा था एक समय में कि अगर विपक्ष की तरफ से एक भी सदस्य उठ के कहता है कि किसी भी बिल पर लॉबी डिवीजन होना चाहिए, वोटिंग कराया जाना चाहिए, तो सरकार की और चेयर की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्ष की मांग को मानते हुए लॉबी डिवीजन कराए और उस पर वोटिंग कराए। लेकिन सत्तारूढ़ दल की तरफ से और चेयर की तरफ से विपक्ष के इस मांग को दरकिनार कर दिया गया जी। उत्तेजना का कारण वहीं से शुरू हुआ। विपक्ष के लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अरुण जेटली जी जब तक विपक्ष में रहे, जब तक राज्यसभा के अंदर
नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो काम करते रहे, तब तक उन्होंने इन्हीं परंपराओं का उल्लेख किया, इन्हीं परंपराओं के तहत सदन की कार्रवाई चलाने की मांग करते रहे। और आज जब बीजेपी खुद सत्ता में है और चेयर पर भी ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनका कि सोशलिस्ट पृष्ठभूमि है, जन सरोकार की पत्रकारिता करते रहे हैं, और उन्होंने चंद्रशेखर जी के मीडिया एडवाइजर भी रहे जब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो अगर ऐसा व्यक्ति उस चेयर पर बैठा है जो कि खुद जन सरोकारों की बात करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की दुहाई देता है, संसदीय परंपराओं को लेके समय समय पर लेख लिखता रहा है, वह व्यक्ति चेयर पर बैठ के कैसे बदल जाएगा, इसको लेके विपक्ष हैरान था, परेशान था। और दूसरा जो सवाल था कि जब सरकार में शामिल कई राजनीतिक दल जो इस किसान बिल आने के पहले, कृषि बिल आने के पहले सरकार में शामिल थे, इस बिल को लेकर उनके मन में भी आशंका थी और सबकी यह मांग थी कि इस पर विस्तृत चर्चा कराया जाए और उसके बाद लॉबी डिवीजन कराया जाए। अगर सरकार बहुमत में है सदन के अंदर तो वो बिल पास करा ले। विपक्ष इतना ही चाहता था कि उसमें लॉबी डिवीजन हो, तो उसके लिए भी न तो सरकार तैयार हुई और न चेयर से उस तरह का कोई डायरेक्शन मिला। तो नाराजगी का कारण ये था विपक्ष का। जब विपक्ष की तरफ से उस पर शोर शराबा हंगामा हुआ तो दूसरे बिल को उसी में पास करा लिया गया और दूसरे दिन 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया है भारत में, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक तमाम ऐसे मौके आए जिस समय विपक्ष की संख्या नगण्य थी दोनों सदनों में, और सत्तारूढ़ दल चाहता तो संख्या बल के आधार पर जो चाहता वो कानून बना सकता था। लेकिन अगर हम संसदीय परंपराओं की बात करते हैं, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं और संसद में विपक्ष की आवाज़ माना जाता है कि जनता की आवाज़ है तो अगर हम उसका सम्मान करते हैं तो जिस तरह से पंडित नेहरू के कैबिनेट के लोग, सरकार में शामिल लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग पंडित नेहरू की मौजूदगी में सदन के अंदर कई ऐसे मौके देखने को मिलते हैं आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज में कि पंडित नेहरू की नीतियों का विरोध करते थे खुले तौर पर, और पंडित नेहरू ने कभी उनकी न तो आवाज बंद कराई और न उनके खिलाफ कोई विंडिक्टिव कार्रवाई हुई। राजीव गांधी को भी एक समय में प्रचंड बहुमत मिली थी लेकिन राजीव गांधी ने भी कभी भी इस तरह का काम नहीं किया सदन के अंदर कि संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज को एकदम बंद करा दिया जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने। चिंता है जो वो इसी बात की है, चिंता इसी बात की है कि आखिर क्यों संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज बंद कराई गई। अगर सरकार को बहुमत था, सरकार को मालूम था कि उसके पास बहुमत की संख्या है तो वो आराम से उस पर लॉबी डिवीजन करा के वोटिंग करा सकती थी और चेयर को अलाउ करना चाहिए था। इस बात को लेकर आशंका है कि सरकार शायद उस मौके पर उस क्षण बहुमत में नहीं थी, उसके सदस्यों की संख्या उतनी नहीं थी जिससे कि वो लॉबी डिवीजन होता तो शायद वो बिल पास करा पाते, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। और इसीलिए इसको लेके मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और तमाम संविधान के जानकार भी इस पर हैरानी जता रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल मैं लेता हूं अजय उपाध्याय संकेत जी से, क्या संख्या बल से कुचल दिया जाएगा विपक्ष को? न बहस न विपक्ष और बिल पास, इसी पर हम लगातार चर्चा करें। 3 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। वासिन मिश्र जी एडिटर इन चीफ बने हुए हैं, इसके अलावा अजय उपाध्याय जी हैं, संकेत गुप्ता जी आपके पास आता हूं। वासिन जी ने भी सवाल उठाए, मेरा भी सवाल है और विपक्ष भी लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि आपने न बहस की और न विपक्ष को साथ में लिया, सीधे सीधे आपने बिल पास करा दिया। ऐसा लग रहा था कोई रिकॉर्ड बनाने की तैयारी सी चल रही थी, कोई होड़ सी लगी हुई थी। क्या जल्दबाजी थी ऐसी? क्यों आपने विपक्ष को साथ में नहीं लिया? क्यों आपने वोटिंग नहीं की जो विपक्ष लगातार वोटिंग की मांग कर रहा था? क्यों आपने विपक्ष से पूछा नहीं? क्यों कोई राय नहीं ली? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा डिस्कशन हुआ, आखिरी स्पीकर का डिस्कशन हुआ, आखिरी स्पीकर कांग्रेस पार्टी के थे। उसके बाद विपक्ष के सांसदों के द्वारा
जो वातावरण वहां राज्यसभा में बनाया गया, जिस तरह राज्यसभा में हिंसा की गई, उपसभापति की टेबल पर चढ़कर जिस तरह माइक तोड़ा गया, रूल बुक फाड़ी गई, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था? आप यह सोचते हैं उस दिन लोकतंत्र शर्मसार हो गया। अमेंडमेंट के लिए उपसभापति जी ने 4 बार नाम बोला, लेकिन जिसका नाम बोला गया वो अपनी सीट पर ही नहीं था। डिवीजन के लिए कई बार आवाज लगाई गई कि जिन्हें डिवीजन चाहिए अपनी सीट पर जाकर डिवीजन मांगे, लेकिन वो तो कुछ और ही करने पर आमादा थे। उस जगह जो वातावरण उस समय बना, उस वातावरण को देखकर ऐसे लग रहा था कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग और लोकतंत्र पर विपक्ष का सारा विश्वास ही हट गया है। विपक्ष ऐसे क्या करना चाहता है? जिस तरह हिंसा से उस दिन विपक्ष ने हिंसा का सहारा लेकर जिस तरह से राज्यसभा में उपसभापति जी की एक गौरवशाली चेयर होती है, जिसका मान सम्मान रखना सभी का कर्तव्य बनता है, लेकिन हरिवंश जी के साथ जिस तरह का व्यवहार विपक्ष ने किया, उससे मैं तो ये समझता हूं संसद के लिए शर्मिंदा होने का यह दिन था। और जहां तक किसानों के लिए आए हुए इस बिल की बात है, किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, बिचौलियों से कृषि बाजार को मुक्ति मिले, पारदर्शी और तकनीक युक्त सुगम बाजार का वातावरण हो, इस दिशा में कृषि सुधार के लिए यह विधेयक लाया गया है। संकेत जी, सवाल मेरा ये था कि आपने विपक्ष से पूछा, विपक्ष जो मांग कर रहा था वोटिंग की, क्या आपने वो मांग मानी विपक्ष की? ऐसे में तो यही लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका इसमें न के बराबर थी। बोला गया तो अमेंडमेंट, आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए ना, जब अमेंडमेंट के लिए आवाज लगी तो अमेंडमेंट के लिए वो सीट पर अवेलेबल नहीं है। चलिए ठीक है, 110 अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए। आप 72 आप लोग लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि मनमानी हुई, एक तरह से एक होड़ सी लग गई थी बिल पास कराने की। वो कह रहे हैं कि सदन में जो विपक्ष का रवैया था इससे पहले कभी नहीं देखा। देखिए, हाथ आरती को कंगन वाली जो कहावत है, आपने देखा पार्लियामेंट की क्या परिस्थिति थी, और राज्यसभा में यदि सब ठीक ठाक था तो राज्यसभा के जो प्रोसीडिंग्स है और लाइव डिबेट जो होता है वो लाइव को बंद करने की क्या आवश्यकता थी? यदि सब सच्चा था, सब ठीक चल रहा था, तो उन्हें उसको पूरी तरह से पब्लिक के बीच आने देना चाहिए था कि किसकी क्या गलती है और किसने क्या किया। पहली बात तो ये, तो जब आपको बहाना बनाना है तो बहुत सारी चीजें आती है। ये पहले से ही धारणा बनाई हुई थी सरकार ने कि यहाँ पे कोई बातचीत नहीं करनी है, कोई चर्चा नहीं करनी है और ना ही कोई परिपाटी को माननी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है, जो संसदीय प्रक्रिया हमारी रही है, ये बहुत सारे मर्यादाओं पर और परिपाटियों पर चलती आई है आज तक। ये वेस्टमिनिस्टर स्टाइल की जो प्रक्रिया अपनाई गई, पूरे विश्व के बहुत सारे देश इसको अपनाए हुए हैं। इतने वर्षों से भारत ने भी इसको अपना कर रखा और भारत को ये प्रक्रिया जानने और अपनाने में स्वतंत्रता से पहले से जो चीजें थी उससे भी आई है। अब इस प्रक्रिया को भी जो लोग स्वतंत्रता के आंदोलन को नहीं समझ पाए, जो लोग उसमें कभी भागीदार नहीं बने, वो कभी भी संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रिया को भी नहीं समझेंगे। ये हम लोग जानते हैं। वो तानाशाही के बल पर ही हर चीज चाहते हैं। संख्या बल का मतलब कभी नहीं होता है कि आप जो कम संख्या में है उसको आप पूरी तरह से उलट दें। जहां तक हमारी बात है, विपक्ष की बात है, विपक्ष कभी भी वैसी कोई बात नहीं करता जो जनता के हित में ना हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, आपके पास संख्या बल है, आप डिवीजन कराते, लॉबिंग में हो जाती उसके जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आपके पास बहुमत था, जैसा वासिंद्र मिश्र जी भी कह रहे हैं, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। निश्चित तौर पे जीत आपको यदि संख्या है तो आपकी होती, लेकिन कम से कम वो आवाज तो जाती जनता के बीच की क्या सच्चाई है। आपने बिना विपक्ष के रहते कल कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कौन सी संसदीय परंपरा का पालन इन लोगों ने किया। जिस तरह से बिल पास हुए हैं, लेबर बिल कितना महत्वपूर्ण बिल है। आप अपने पूंजीपति मित्रों के लिए क्या इस तरह कर सकते हैं कि लाखों असंगठित क्षेत्र में 44 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनके जीवन को आप, उनके भाग्य का फैसला आप कंपनी के मालिक करेंगे कि उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, उनके साथ क्या होगा। राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में मैंने आपको बीच में मैंने नहीं बोला है, और ये
ये तर्क पहले ही बनाया गया है कि बीच में नहीं बोलना। अरे संकेत जी सुन तो लीजिए, अजय जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं मौका दे रहा हूँ ये आपको। शुरुआत में ही ये बात कही गई है, इसलिए मैं आपके भी बीच में नहीं बोला ठीक है हूँ। जी, ये इसलिए आप ठीक कम है से कम जी, 2 ठीक है। सेकंड और सुन ले कहिए मुझसे। कहिए कहिए। हाँ जल्दी खत्म करिए बात अजय हो या लोकसभा की बात हो, ठीक ये है, ठीक है, संसदीय संसद में जनता ने चुना है हमें और आपको, और हमें यदि कुछ दायित्व दिया है तो हम उस दायित्व का पालन करेंगे। ये आपका दायित्व, ड्यूटी बनता है सत्ता पक्ष का कि यदि विपक्ष की आवाज कम भी है तो उसको सुने, और ये पुरानी परंपरा रही है। इस तरह से ठीक है, सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को नहीं सुना गया। संकेत जी, सारी बेसिक चीज को आप खत्म करना चाहते हैं, ये देश के लोग समझ रहे हैं और ये होगा नहीं आने वाला। ठीक है अजय जी, अजय जी, संकेत जी बोलिए। देखिए, जब विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा, जब उस बिल के विरोध में उनको लगा कि हम संख्या बल से इस बिल का विरोध नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे हथकंडे को अपनाया जिस हथकंडे से लोकतंत्र शर्मसार हो गया। मैं ये कहता हूं, अगर आपके पास पावर थी, अगर आपके पास संख्या बल था, अगर आपको डिवीजन मांगना था, आपको वोटिंग करानी थी, तो आप अपनी सीट पर खड़े होकर आपने डिवीजन की डिमांड नहीं की। उस टाइम आपने हिंसा का वातावरण क्यों बनाया? और आप बाद में अब आप कहते हैं कि हमें डिवीजन नहीं दिया। उस टाइम क्या ध्वनि मत से पहला बिल पास हुआ है? ध्वनि मत से आपने उस दिन माहौल इस तरीके का क्रिएट कर दिया कि संसद की परंपरा को बचाना पड़ा। क्या लोकतंत्र से हम लोग विश्वास हटा दें? जो जनता वहां देख रही है कि किस तरह माइक तोड़ा जा रहा है, किस तरह लोग टेबल पर चढ़ रहे हैं, किताबों पे पैर रख रहे हैं, जल्दी से बोलिए, मार्शल को लात घूंसों से मारा जा रहा है, क्या ये सब हम कार्रवाई जनता को? आप कह रहे हैं कि विपक्ष का रवैया ठीक नहीं था। मैंने सवाल भी पूछा था उनसे। संकेत जी, मूल प्रश्न का उत्तर ये नहीं दिए, मैं 2 सेकंड इनका जवाब दे दूं। यदि सब ठीक है तो बहुमत का आपके पास है ही, तो इतना अंधापन क्यों है बहुमत का? आप वहां पे डिवीजन कराने की बात थी। हरिवंश जी नहीं माने, वो हरिवंश जी जिनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं हम लोग प्रहरी मानते थे, वैसे व्यक्ति में भी यदि ऐसी परिवर्तन आ गई है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बात है। ध्वनि मत की बात है, ध्वनि मत से जब कोई भी चीज पारित होती है तो लोकसभा में वो दिखता है। कहाँ ध्वनि मत था? आप पारित कराए हो तो आप पब्लिक के बीच ले जाओ कि कहां ध्वनि मत से पारित हुआ, पूरा देश देख ले कम से कम। डिवीजन की बात है, डिवीजन आप मानने को तैयार नहीं हो। विपक्ष के यदि आवाज हम अपनी उठाना चाह रहा है किसानों के प्रति या मजदूरों के प्रति, तो उसको बाहर करके आप इस तरह का बिल पास करा रहे हो। इससे तो अच्छा है आप अध्यादेश पर ही चलाओ देश, आदेश उसी तरह चलाना चाहते हो। लेकिन जान लेना आप, ये देश के लोग मौलिक रूप से लोग हैं, लोग देख रहे हैं कि आज तक क्या क्या परंपराएं रही हैं। सरकारें बीजेपी की पहले भी थी, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते थे। इतनी तानाशाही और इतनी सत्ता के प्रति सत्ता लोलुपता अच्छी बात नहीं है। देश की परंपरा और देश की परिपाटी को आप तोड़ करके लोकतंत्र को आप जो हमेशा ध्वस्त करना चाहते हैं, ये देश याद रखेगा। इस तरह से शर्मसार करने का प्रयास संसद में बैठे हुए बहुमतधारी लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा दुखद कोई बात नहीं होगी। ठीक है, पूरा देश देख रहा है, किसानों का मुद्दा और मजदूरों का मुद्दा था। किसान और मजदूर को आप देश में पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। हम सड़क से संसद तक लगातार ये आवाज उठाएंगे। ठीक है अजय जो भी अच्छा लगता है आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया। इन खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं वासिंद्र मिश्र जी एडिटर इन चीफ, अजय उपाध्याय, संकेत गुप्ता जी बने हुए हैं। वासिंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। अजय उपाध्याय जी ने भी बहुत सारी बातें उठाई। विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष को साथ में नहीं लिया गया, कोई बहस नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं की गई। इसी मेरा एक सवाल भी ये है, आपको भी ऐसा लगता है कि क्या बिल पास कराने में सरकार जो इतनी हड़बड़ी दिखा रही थी, विपक्ष ने भी एक आरोप लगाया है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी इस बार सरकार दिखा रही थी बिल पास कराने में। और विपक्ष ने एक आरोप ये भी लगाया कि हम वोटिंग की मांग कर रहे थे लेकिन हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। आप इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि उस दिन जो कुछ हुआ है उसके लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, सत्तारूढ़ दल भी और विपक्ष भी। और उसमें उपसभापति की तरफ से जो भूमिका अदा की जानी चाहिए, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी कोताही रह गई जी। यही कारण था कि सदन के अंदर जो अव्यवस्था बनी, जिस तरह का हंगामा शोर शराबा हुआ, उपसभापति की तरफ से ऑडियो म्यूट कर दिया गया विपक्षी सांसदों का, ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए
मैं निजी तौर पर मानता हूं कि कहीं न कहीं तीनों पक्ष की जिम्मेदार हैं बराबर के जी। और इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब राज्यसभा को पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से। राज्यसभा का गठन और राज्यसभा की स्थापना के पीछे मकसद ये था, जिस समय हमारे देश में संविधान बना था और हम लोगों ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया जी, तो उसका मकसद ये था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा, अलग अलग विषयों के, समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाएगा। और जब कभी कोई बिल आएगा निचले सदन से पारित होके या लोकसभा से पारित होके राज्यसभा में, तो उस बिल पर उन विशेषज्ञों की राय जी, आएगी देश के सामने और फिर सरकार उन राय के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे राज्यसभा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्कर्स को एकोमोडेट करने का एक माध्यम के रूप में चुन लिया और जो लोग सीधे चुनाव जीत के आने की स्थिति में नहीं है लोकसभा के अंदर, उनको पिछले दरवाजे से राज्यसभा में नामित किया जाने लगा। और ऐसे लोग जो पॉलिटिकल लॉयल्टी के चलते या अपने पॉलिटिकल पृष्ठभूमि के चलते जब राज्यसभा में नामित होने लगे तो वह एक्सपर्टाइज, वह विद्वता, वो सब पीछे छूट गया। और जिस तरह से लोकसभा के अंदर हंगामा, शोर शराबा देखने को मिलता है आए दिन, वही परंपरा धीरे धीरे राज्यसभा में भी शुरू हो गई जी। और नतीजा हम सबके सामने है कि विपक्ष की तरफ से बिल की कॉपी फाड़ने की कोशिश होती है, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और चेयर की तरफ से विपक्ष की आवाज म्यूट कर दी जाती है। तो हमको लगता है कि तीनों पक्ष उस दिन की घटना के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं और जो कुछ भी उस दिन राज्यसभा के अंदर हुआ है उसको किसी भी तरह से अगर कोई संसदीय कार्यप्रणाली में भरोसा रखता है तो वह व्यक्ति उस दिन के उस घटना को उस दिन के उन गतिविधियों को, कार्रवाइयों को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और इसके लिए सबको इस बात के लिए आत्मग्लानि होनी चाहिए और इसके लिए सबको अपनी गलती माननी चाहिए कि उस दिन जो कुछ भी हुआ है वो संसदीय लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है, संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, मानते हैं आप कि ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ? सरकार पर सवाल उठाने ठीक है, हम भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन एक जो मर्यादा होनी चाहिए थी, जो गरिमा होनी चाहिए थी, उसको तार तार कर दिया गया। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया जो है निश्चित तौर पे कम ज्यादा जो भी हो, हमारी जो परंपरा रही है संसदीय परंपरा, उसमें हिंसात्मक गतिविधियां किसी भी रूप में किसी भी तरह से मनसा वाचा कर्मणा, हम लोग गांधीयन थॉट्स को मानने वाले लोग हैं। यदि आंशिक तौर पे भी प्रतिक्रिया स्वरूप या मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर के भावनात्मक स्वरूप यदि कुछ बात आई भी है तो हम लोग भी इसको स्वीकारते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो प्रतिक्रिया थी जब सत्ता पक्ष ने निरंकुशता दिखाई, तानाशाही दिखाई और सभी ऑप्शन खत्म हो गए, तो निश्चित तौर पे बिल की जो प्रति थी उसको किसी न किसी रूप में एक प्रतीकात्मक तौर पे हम लोग चाहते थे कि उसको बंद करें। यदि हरिवंश जी जैसे लोग सभापति के इतने अच्छे आसन पर बैठे हुए व्यक्ति यदि इस बात को मान लेते, बहुमत जब आपके पास थी, आप मान लेते, लॉबिंग करा देते, वोटिंग हो जाती, बात खत्म हो जाती, कोई उस पर आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब आप जबरदस्ती धक्का देकर मार्शल के माध्यम से आप भगाने का प्रयास करने लगे, जब संख्या बल का आपने अपना जो दादागिरी होता है वो भी राज्यसभा जैसे जगह में आप दिखाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा मर्यादा कितना तार तार मर्यादा हुआ, प्रजातांत्रिक प्रणाली का मर्यादा तार तार हुआ है। संसदीय परंपरा जो थी कम से कम राज्यसभा जैसे जगह में आज तक हम लोगों ने भी कभी नहीं देखा था। हम लोग की जितनी समय से हम लोग जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं जी। दूसरी बात, एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बात अभी बासिंद्र जी ने कही है कि जब पॉलिटिकल एकोमोडेशन होता है तो बहुत सारी चीजें बदलती है निश्चित तौर पे, लेकिन पॉलिटिकल एकोमोडेशन के साथ साथ
यदि वैसे लोग आते हैं जो कहीं न कहीं आपराधिक जगत से भी हैं और वैसे लोगों की जब संख्या बहुतायत में होने लगती है तो ये बात हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ती है। राज्यसभा जैसे जगह पे जिस तरह शब्दों का प्रयोग और जिस तरह की बातें आई हैं, ये इधर के 2-4 सालों में ज्यादा आई है। संख्या बल जैसे जैसे सत्ता पक्ष अपने लोगों को ला रहा है वैसे वैसे प्रतिक्रिया हो रही है। दुखद है संसदीय परंपरा के लिए। हम लोग भी मानते हैं कि आत्मावलोकन का वक्त है प्रजातंत्र के हित में और इस देश की प्रणाली के हित में। सत्ता पक्ष को कम से कम इतना सोचना चाहिए, जिस संसदीय परंपरा के तहत वो सत्ता में आई है, यदि उसी को खत्म कर रही है, उसी मर्यादा को नहीं समझ रही है, हिंसा का सहारा ले रही है, तानाशाही का सहारा ले रही है, तो इस लोकतंत्र के मंदिर को यदि दूषित करने का प्रयास कर रही है तो इससे बड़ा अपराध क्या होता है? ठीक है संकेत जी, जवाब दीजिए। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं अजय उपाध्याय जी, तानाशाही हुई है। अगर ऐसा है तो फिर संसद की जरूरत क्या है? फिर इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई की जरूरत क्या है? फिर बहस की जरूरत क्या है? अजय उपाध्याय जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 3.5 घंटे का जब डिस्कशन हुआ, जब लास्ट वक्ता कांग्रेस के थे तो उन्होंने डिवीजन की मांग क्यों नहीं रखी? जब अमेंडमेंट के लिए उपसभापति जी ने बोला तो वो अमेंडमेंट के लिए कोई अपनी सीट पर क्यों नहीं था? क्यों उन लोगों ने अपनी सीट पर जाकर डिवीजन की मांग नहीं रखी? क्या रूल बुक फाड़ कर देश में देश की संसद के अंदर ऐसा माहौल बनाकर इस तरह लोकतंत्र का आप इस्तेमाल करेंगे? आपने जिस तरह का वहां वातावरण बनाया उसे देखकर शर्मसार सभी लोग हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं इस तरह की लोकतंत्र प्रणाली की और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र प्रणाली के लिए नतमस्तक है। प्रधानमंत्री जी वंदन करते हैं संसद भवन के परिसर को, और संसद भवन के परिसर में जो उस दिन घटना घटी उससे समस्त संसद शर्मसार है। राज्यसभा में पहले उत्कृष्ट लोग आते थे, आज भी आते हैं। समाज का एक बहुत उत्कृष्ट तबका वहां पर जाता है, तो बातें डिस्कशन से होती हैं, बातें हाथ उठाकर नहीं होती, माइक तोड़कर नहीं होती, बातें टेबल पर चढ़कर नहीं होती। हिंसा फैलाने वो ये कह रहे हैं कि तानाशाही से बिल भी पास नहीं होते हैं संसद में। डिवीजन नहीं, अजय जी बोल रहे हैं। नहीं, तानाशाही से कोई बिल पास नहीं हुआ। इट वाज अ डिस्कशन, 3.5 घंटे का डिस्कशन हुआ है। लास्ट वक्ता भी कांग्रेस के थे। आप इन्होंने क्यों डिवीजन की बात नहीं की, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज कांग्रेस चिल्ला रही है डिवीजन नहीं हुआ, आपने डिवीजन नहीं कराया। आपने अजय जी बोलिए, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी लोग, क्योंकि आपको जब अपनी राय रखने का मौका मिलता है आप बाहर चले जाते हैं, आपने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये पूरा निराधार है। एक प्रक्रिया है, कोई भी जब मत विभाजन की बात आती है, ऐसा नहीं है कि अंतिम वक्ता का अधिकार है। अंतिम वक्ता अपनी बात रख रहा है, वो डिवीजन का नहीं बात करेगा। डिवीजन तो जो विपक्ष का हमारा नेता है और जो एक टाइमिंग होती है उस पर बात की जाती है, जब वोटिंग की बात की जाती है या उस बिल को पास किया गया या नहीं किया गया का जब समय आता है। दूसरी बात, उसी समय सेलेक्ट कमेटी को भी हम लोग चाहते थे कि ये बिल चला जाए। तीसरी बात कि मंडे को हम लोग ये चाहते थे, जिस दिन ये घटना हुई है संडे को, मंडे को हम लोग ये चाहते थे कि आप जो है मंत्री जी आकर के उसका जवाब दें। ये पूछा गया है, प्रश्न दिया गया है, ये शायद किसी कारण से आपको जानकारी नहीं है। हमारे जो मित्र हैं अभी भाजपा के साथी बोल रहे हैं, प्रवक्ता महोदय, कि मंत्री जी को कहा गया था कि मंडे तक इसको आगे बढ़ा दें, और ये होता रहा है, ये परंपरा रही है। ये हरिवंश जी चाहते तो बढ़ा सकते थे, लेकिन वो रिजिड थे। अब क्यों रिजिड थे, किसके दबाव में थे? क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे हैं, लेकिन उनका कहां से दबाव था ये कहना मुश्किल है। उसी तरह जो श्रम बिल पास हुआ है या ये वाली एनजीओ वाली बिल पास हुई है, जिसमें विपक्ष को वहां पार्लियामेंट में रहने ही नहीं दिया, क्या ये अच्छा लगता है? विपक्ष का बात ये मत समझिए कांग्रेस भाजपा का है। विपक्ष की बात, भूमिका इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। जेएस मिल हमेशा बोला करते थे, यदि विपक्ष में एक व्यक्ति भी हो उसकी आवाज हो तो सुनिए। हो सकता है वो गलत होगा तो ठीक है। संकेत जी जवाब दीजिए। अजय जी पूछ रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष को इस तरह से कुचला नहीं जा सकता है, इस तरह से आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं विपक्ष को। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सम्मान करती है। विपक्ष की हर एक बात सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्ष की सभी बातें सुनती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शुरू से ही ये चलता आया है कि विपक्ष की सभी बातें सुननी है, मंथन हो, डिस्कशन हो। उन्होंने पहले ही दिन संसद में ये कहा था, मैं विपक्ष को अपने साथ लेकर सरकार चलाना चाहता हूँ, विपक्ष के सहयोग से हम जो बिल पास हुआ उसमें विपक्ष का फुल डिस्कशन विपक्ष को आपने साथ में लिया क्या?
यही तो सवाल पूछ रहे हैं अजय जी। कहना और कथनी और करनी में अंतर है। ये 10 बताइए सेकंड विपक्ष से के लीजिए, साथ 10 सेकंड डिस्कशन से नहीं किया लीजिए। गया क्या? एक प्रश्न और साथ में पूछ लेता हूँ, प्रधानमंत्री जी का बोलना और कहना, तो ये अमेंडमेंट के लिए पर्टिकुलर वो व्यक्ति क्यों नहीं थे सांसद? उसके बाद आप देखिए वातावरण एकाएक इन्होंने कैसा बना दिया। जब एक पूरा वक्ता लास्ट वक्ता बैठते हैं और इन्होंने वातावरण इस तरीके का बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे वातावरण में किस तरह वहां पे कार्रवाई की गई, किस तरह उस सारी सिचुएशन को संभाला गया, मैं तो हरिवंश जी ने बहुत ही सभ्यता का परिचय देते हुए उस सारे माहौल को संभाला। और ऐसा कहीं भी नहीं है जो ये वातावरण बना रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। हम विपक्ष की सभी बातें सुनते हैं, विपक्ष अपनी सभी बातें कहने के लिए स्वतंत्र है, फ्लोर पर भी और फ्लोर के बाहर भी। कहीं से भी विपक्ष को किसी भी चीज से दबाने की सरकार की कोई भी मंशा नहीं। ठीक है शंकर जी, 10 सेकंड में सिर्फ चाहता हूँ, अजय जी बोले, फिर मैं वासिन जी के पास जा रहा हूँ। जिस तरह से बातें की जा रही है, सरकार शुरू से ही मंशा सरकार की थी कि संसदीय परंपरा को खत्म करके एक औपचारिकता निभाई जाए। सारे जो अध्यादेश हैं वो पहले लाई थी और उसको बिल के तौर पे पास कराना चाहती थी। ठीक है, पार्लियामेंट को आप इंस्ट्रूमेंट मत बनाए, पार्लियामेंट एक विधायी प्रक्रिया है और चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है, इसलिए पार्लियामेंट बनाई गई थी, नहीं तो सारी चीजें कार्यपालिका को ही दे दी जाती। तो प्रश्न काल को इन्होंने पहले ही बंद करने का प्रयास किया, क्योंकि प्रश्न पूछना भी एक संसदीय नियंत्रण की प्रक्रिया थी और उसी के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रख सकता है कोई भी जनप्रतिनिधि। संसद में यह दिया गया है, उसको पहले सरकार ने खत्म किए करने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे जब राज्यसभा में बिल आया और उस पर जब डिवीजन की बात की गई, उसको खत्म की। ध्वनि मत कहीं नहीं हुआ है कम से कम कृषि बिल पर। उसके बाद आपने देखा लोकसभा में कैसे विपक्ष की अनुपस्थिति में इतने बिल एक पर एक कराए गए। और वो कौन से बिल थे? उन गरीबों से जुड़ा हुआ बिल है, उनके जिंदगी को बंधक बनाने का प्रयास किया गया उस बिल के माध्यम से। कृषकों को, किसानों के खेती को हड़पने का और नई रैयतदारी व्यवस्था बनाने का प्रयास हुआ है। ये सरकार कितनी निरंकुशता दिखा रही है और कैसे पूंजीपतियों के से मिली भगत इस सरकार की है, इससे बड़ा दुखद कोई इस देश के लिए, देश के इतिहास में नहीं होगा। संसद हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, एक चेक एंड बैलेंस के साथ लोगों के लिए होती है, लोगों के कल्याण के लिए सरकार भी होती है। क्या पता सरकार क्यों नहीं बात समझ पा रही है? पहले तालाबंदी, उसके पहले नोटबंदी, अब इस तरह से तानाशाही पार्लियामेंट में। और बोलने में प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा बोलते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, आपके इस मंच के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ, कथनी में, मनसा और करुणा में भी होना चाहिए, दिखना चाहिए। सिर्फ आप बोले बहुत अच्छी बात है। मंदिर को मैं प्रणाम करता हूँ, मंदिर में आप जाते नहीं है कभी। संसद के आप देख लीजिएगा उठा करके इतिहास, संसद में कितने समय उन्होंने समय दिया है, इनके मंत्रियों ने कितना समय दिया है। इसी से दिखता है कि संसद के प्रति इनकी क्या धारणा है, कितना संसद को ये सम्मान करते हैं। और पहले भी जब हमारी सरकारें होती थी, विपक्ष ये लोग होते थे, जरा वो भी दौड़ देख लें कि विपक्ष की एक एक बात को, एक एक आवाज को हम लोग पूरे सम्मान के साथ, न केवल सब देते थे वहां बोलने का मौका, उनकी अच्छी बातों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते थे, क्योंकि जनहित की बात होनी चाहिए। ठीक है वासिन जी, एक आखिरी कमेंट, वक्त बहुत कम है मेरे पास, और जाते जाते मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अजय जी ने भी बात को उठाया कि सत्र में जो विधेयक पास हुए और जिन विधेयकों की सरकार ने लगातार चर्चा की, जिस वर्ग के लिए की, और वही वर्ग, या चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, वही उनका विरोध करते हुए मैं सड़कों पर नजर आया। और पूरे देश में अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि खूब प्रदर्शन हुआ सरकार के खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जरूरत है एक बार फिर हमारे सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों तरफ के जो सदस्य हैं जी, उनको अपने देश की और अपने संसद के उस गौरवशाली इतिहास को पढ़ने की और उस गौरवशाली इतिहास की प्रोसीडिंग्स को जानने की, जो पंडित नेहरू के टाइम में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में किस तरह से संसद के दोनों सदन चलते थे, संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या आचरण होता था और सत्तारूढ़ दल और चेयर की क्या भूमिका होती थी जी। मुझे लगता है कि एक बार जरूर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों को इन जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए जी। संसद में कई बार ऐसा मौका आया है
चाहे वो पंडित नेहरू के टाइम में रहा हो या अटल जी के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में। हम 3 लोगों का नाम इंटेंशनली ले रहे हैं क्योंकि हम इन 3 नेताओं को मानते हैं कि ये लोग सचमुच पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ट्रू लेटर एंड स्पिरिट विश्वास रखते थे और सचमुच ये लोग डेमोक्रेट थे जी। हम पूरे अदब के साथ कह रहे हैं और माफ़ी के साथ कह रहे हैं। हम बाकी लोगों का नाम जिनका नहीं ले रहे हैं उनको हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू डेमोक्रेट नहीं है, लेकिन ये 3 नेता ऐसे थे जो सही मायने में डेमोक्रेट थे और ये सदन के अंदर अपने सामने अपनी आलोचना सुनने में भी उत्तेजित नहीं होते थे जी। संसदीय कार्य प्रणाली की यही मर्यादा है और जो लोग भी संसदीय कार्य प्रणाली के हिस्सा हैं, जो लोग भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं, उनको उस संसदीय कार्य प्रणाली की जो कार्यशैली है, जो नियमावली है, उसका अध्ययन करना चाहिए और भविष्य में कोशिश करना चाहिए कि इस तरह का अमर्यादित आचरण दोबारा न हो जी और सदन की गरिमा भविष्य में बनी रहे। बिल्कुल, सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ होगा सदन की गरिमा किस तरह से तार-तार हुई और विपक्षी दलों पर सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा था कि उनको अपनी गरिमा में रहना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन आरोप ये भी लग रहा था कि सरकार के ऊपर विपक्ष से पूछा नहीं गया, कोई बहस नहीं हुई और सीधे सीधे जो बिल है एक के बाद एक पास कर दिए गए, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा भी रहा था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वासन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय उपाध्याय जी आपका भी शुक्रिया, संकेत गुप्ता जी वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।